नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, सभी को पता होगा कि आज कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा एक पूरे राजस्थान लेवल पर रीट के पेपर का प्री टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन विश्लेषण सहित यहां पर बताने वाला हूं। मित्रों देखिएगा, जो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए ही ये 30 क्वेश्चन सेम थे मनोविज्ञान के। तो वो 30 क्वेश्चन मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। मित्रों, हो सकता है 2 या 1-2 प्रश्न में इधर उधर थोड़ा हो जाए, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले साथियों। बिल्कुल यहाँ पर रीट के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलती है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, खंड 1 में आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत कुल 30 प्रश्न हैं। तो मित्रों देखिएगा पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि, सामाजिक मूर्त व अमूर्त बुद्धि और सामान्य कारक व विशिष्ट कारक। तो मित्रों गिलफोर्ड ने देखिएगा जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने बताया था 3 प्रकार के संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन, तीनों चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया था। कुल 120 मॉडल यहाँ पर बुद्धि के कक्ष इन्होंने बताए थे साथियों। तो पहले क्वेश्चन में आपका पहला विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के शाब्दिक परीक्षण के विषय में सत्य कथन है। मित्रों पहला है, शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को दिया जा सकता है। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक प्रकार का शाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण का एक लाभ यह है कि इन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को भी आसानी से दिया जा सकता है। और प्रेमिला का ड्रा ए मैन परीक्षण भारत में विकसित प्रमुख शाब्दिक परीक्षण है। तो साथियों शाब्दिक परीक्षण के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। देखिएगा, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक अशाब्दिक परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य कथन है साथियों। शाब्दिक परीक्षण किनको दे सकते हो? जो साक्षर व्यक्ति होते हैं उनको ही शाब्दिक परीक्षण आप दे सकते हो, क्योंकि शाब्दिक पढ़े लिखे लोगों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ आपका जो प्रथम विकल्प है ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण और प्रेक्षण। तो मित्रों व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों की बात करें तो स्थिति परक परीक्षण हुआ, प्रेक्षण हुआ, साक्षात्कार हुआ, तीनों ही व्यवहारात्मक विधियों में आती है। बिल्कुल आरबीएससी की किताब में और एनसीईआरटी की किताब में ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन रोर्शा शाही धब्बा परीक्षण व्यवहारात्मक में नहीं आती है, बल्कि ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में आती है मित्रों। तो विकल्प नंबर 3 सही है। फिर यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मित्रों चौथा क्वेश्चन है, शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं बताई थी? मजबूत व पेशीय शरीर वाले, सुसंगठित शरीर वाले, ऊर्जावान व साहसी और कलात्मक व अंतर्मुखी। तो मित्रों प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें, देखिएगा रीट जैसा पेपर इन्होंने बनाने की पूरी कोशिश की है और बहुत ही शानदार पेपर भी बनाया है। इसमें अगर आप साइकोलॉजी में 25 कर जाते हो तो यकीन मानिएगा साथियों ये आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही है। देखिएगा आयताकृतिक प्रकार का जो व्यक्तित्व है वो सुसंगठित शरीर भी उसका होता है, मजबूत पेशीय शरीर होते हैं, ऊर्जावान और साहसी होता है, लेकिन कलात्मक व अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये शेल्डन ने नहीं बताया है साथियों। ये तो जुंग का वर्गीकरण है। तो चौथा विकल्प आपका सही है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। मित्रों 5वां क्वेश्चन है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में निम्न में से किस कथन से आप सहमत नहीं है? ठीक है, इदम अहम और परा अहम संप्रत्य न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं हैं। अहम धैर्यवान, तर्कसंगत तथा वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है। परा अहम इद व अहम को यह बताता है कि विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं। और मूल प्रवृत्तिक जीवन शक्ति जो ईड को ऊर्जा प्रदान करती है लिबिडो कहलाती है। तो मित्रों अगर आप सहमत नहीं होंगे तो लिबिडो बिल्कुल कहलाएगी जीवन शक्ति, ईड को ऊर्जा प्रदान करे। परा अहम ईड व अहम को बिल्कुल बताएगा कि जो इच्छा विशेष की संतुष्टि है ये नैतिक है कि नहीं है।
अहम जो है वो धैर्यवान होता है, तर्क संगत होता है, वास्तविकता के सिद्धांत से संचालित होता है। लेकिन जो इड है साथियों, ये अहम और प्राहम संप्रत्यय न होकर वास्तविक भौतिक संरचना नहीं है। ये एक संप्रत्यय है, ऐसा वास्तविक भौतिक संरचना माइंड में नहीं होती है। पहला विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 मित्रों, छठा क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और यह कहता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, यह रक्षा युक्ति है। अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, युक्तिकरण और दमन। तो दमन तो है नहीं, दमित नहीं किया जा रहा है, अस्वीकार भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि युक्तिकरण का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प सही है, रेशनलाइजेशन। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी मैं रीट के टेस्ट में आपको करा चुका हूँ। मित्रों, अगला क्वेश्चन है वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है, उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकालता है और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है, यह विकार है क्षुधाभाव, क्षुब्धिशयता, अनियंत्रित भोजन और केटाटोनिक जड़ीमा। तो साथियों, इसको क्या कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कई बार करा चुका हूं साथियों। अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए होंगे तो इस क्वेश्चन का भी आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। तो मित्रों, इस विकार को कहा जाता है क्षुब्धिशयता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो साथियों, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा नहीं कहलाएगा, बल्कि ये बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है, जिसको हिंदी में क्षुब्धिशयता के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों, आपके 8वां क्वेश्चन, अधिगम अशक्तता वाले बालकों में, वास्तव में क्वालिटी वाला क्वेश्चन है साथियों। पेशीय समन्वय तथा हस्त निपुणता उच्च कोटि के होते हैं, स्थान तथा समय की समझदारी पाई जाती है, अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं और पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं। तो साथियों, अधिगम अशक्तता यहाँ पर आपसे पूछा है साथियों। देखिए, यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है वो समझदार तो होंगे नहीं, स्थान और समय का, हस्त निपुणता और पेशीय समन्वय उच्च कोटि के नहीं होंगे। तो यहाँ तीसरा या चौथा। तो साथियों, पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया होता है, अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं, मतलब अवधान मतलब होता है ध्यान केंद्रण। तो ध्यान केंद्रण से जो विकार, जो जुड़े विकार है ध्यान केंद्रण से संबंधित, अनुपस्थित नहीं होते बल्कि उपस्थित होते हैं। तो फिर ये यहाँ पर देखिएगा, जो अवधान से जुड़े विकार अनुपस्थित होते हैं, तो अनुपस्थित नहीं उपस्थित होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। पठन वैकल्य के लक्षण पाए जाते हैं, चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। 8वें क्वेश्चन में डिसलेक्सिया भी एक अधिगम अशक्तता के अंतर्गत ही आ जाता है। तो कौन सा विकल्प सही है साथियों? प्रश्न नंबर 8 में चौथा विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है, उन्नत तार्किक चिंतन करता है, प्रश्न करने की प्रवृत्ति और समस्या समाधान की अधिक योग्यता, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, सामान्यकरण तथा विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता और उपयुक्त सभी। तो साथियों, ये सभी चीजें ही प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। चौथा विकल्प इस क्वेश्चन में सही है 9वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। सृजनात्मकता संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की, यहाँ पहला, द्वारा नियत हो जाती है तथा यहाँ दूसरा रिक्त स्थान, सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करते हैं। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्दों का चयन कीजिए। पर्यावरण और आनुवांशिकता, आनुवांशिकता और पर्यावरण, अभिप्रेरणा और आनुवांशिकता, और अभिप्रेरणा और प्रतिबद्धता। तो साथियों देखिए, सृजनात्मकता यूं मान के चलिए जन्मजात होती है, आनुवांशिकता द्वारा, व्यक्ति द्वारा, आनुवांशिकता की जो सीमाएं हैं उसके द्वारा नियत होती है, और जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, सृजनात्मकता के विकास को उद्दीप्त करता है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा इस क्वेश्चन में 10वें में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन है मानसिक रूप से विमंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वे अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सके, कौन सा है? 81 से 90, 50 से 75, 25 से 50 और 55 से 90। तो मित्रों, अगर हम बात करें, देखिएगा, केवल प्रशिक्षित कर रहे हैं किस लिए? ताकि वो खुद के दैनिक कार्य खुद कर सके। तो 81 से 90 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो पिछड़े बालक के अंतर्गत आ जाएगा। उसको तो आप अच्छे से प्रशिक्षित करके सामान्य बालकों की तरह ला सकते हो। मित्रों, 25 से 50, 50 से 75, 55 से 90,
तो देखिएगा इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है, वैसे एग्जैक्टली इसका कोई राइट आंसर नहीं है, तीनों ही यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन 55 से 90 इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 55 से 90 तक जा रहा है, तो वही फिर 90 जाते जाते तो पिछड़ा हो जाएगा, तो फिर ये भी गलत हो गया। अब आपके सामने दो विकल्प है, 25 से 50 और 50 से 75। तो साथियों 25 से 50 जो बालक होता है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको तो आप सिखा ही नहीं सकते, लेकिन 50 से 75 वाले को सिखा सकते हो। अतः यहाँ पर मैं दूसरे विकल्प पर जाऊँगा। इस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो। वैसे प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, 12वां देखेंगे। एनसीएफ 2005 में उल्लेखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, या एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मानित हो। तो साथियों देखिएगा, एनसीएफ 2005 कभी भी नहीं कहता है कि परीक्षा को कठिन बनाओ। साथियों ये गलत हो गया, गतिविधियों से तो जोड़ने के लिए कहता है, लेकिन कठिन बनाने के लिए नहीं कहता है। इसलिए इस क्वेश्चन में तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो साथियों 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है? अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से किसका संबंध नहीं है? गैर शैक्षिक कार्यों प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध, विद्यालय प्रबंधन समिति व विद्यालय विकास योजना, बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, और प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। तो मित्रों देखिएगा, जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो उसको पूरा किया जाना, ये अध्याय 4 के अंतर्गत नहीं आता है। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। इस क्वेश्चन के लिए वैसे आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मेरे अनुसार तो यहाँ पर चौथा विकल्प। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं है वो देखना है। पहला है, इसका उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। बिल्कुल है ये तो। इसमें समस्याएं अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की हुई होती है। इसकी रूपरेखा लचीली होती है और यह कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप, बिल्कुल व्यवहारिक रूप भी होगा, रूपरेखा भी लचीली होगी, लेकिन अनुभवजन्य ही होती है, वैज्ञानिक नहीं होती है, अनुभवजन्य होती है साथियों। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है 14वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ठीक है। पहला विकल्प, मूल्यांकन परिमाणात्मक व गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है। यह ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों के उद्देश्यों की जांच करता है। मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण संभव है और मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित एवं सीमित होता है। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि भाई मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, संकुचित नहीं, बल्कि बड़ा फैला हुआ विस्तृत होता है साथियों। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। ये तो मापन का क्षेत्र है, मूल्यांकन का नहीं है। ये मूल्यांकन की विशेषताओं में नहीं आएगी साथियों 15वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 15 में चौथा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16वां क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना और उपरोक्त सभी। तो साथियों सीखने के प्रतिफल में ये सभी चीज़ें आ जाएगी, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां क्वेश्चन, भारत में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 2 जुलाई 2009 और 26 अगस्त 2009। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 को भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। विकल्प नंबर 1 सही है। मैं वापस कह रहा हूँ कि 1 या 2 प्रश्न आपके इधर उधर हो सकते हैं जो आपको लगता है कि इसमें सर ने गलत बता दिया, लेकिन गलत मतलब नहीं, एग्जैक्टली आंसर की बात है साथियों यहाँ पर, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होना स्वाभाविक सी भी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18वां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। तो देखिएगा पहला विकल्प, बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभव एवं वृद्धि का संचय होता है। विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत व परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है। अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास से उसके स्वयं के द्वारा होता है।
और व्यक्ति की आदतों, सद्वृत्तियों और व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। चौथा कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है, पहला कथन सत्य है, लेकिन विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत और परिष्कृत होगा, अपरिष्कृत थोड़ी होगा, अविभेदीकृत थोड़ी होगा। इसलिए यहाँ पर ये कथन क्या है, विकास के संदर्भ में असत्य है साथियों। दूसरा विकल्प आपके 18वें में सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्न युग्मों में से असत्य युग्म छांटिए। शेष अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु, उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय की अवस्था, किशोर अवस्था वीर पूजा। तो किशोर अवस्था में ही वीर पूजा की भावना होती है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। शेष अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में साथियों, उत्तर बाल्यावस्था में देखिएगा पूर्व विद्यालय की अवस्था नहीं कहते हैं, क्योंकि 9 से 12 साल का हो जाता है तो पूर्व विद्यालय थोड़ी आएगा वो, बल्कि विद्यालय में आ जाएगा। विद्यालय से पूर्व की अवस्था वो नहीं होगी। तो ये क्या है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। 20 क्वेश्चन को, बहुत शानदार क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी आती है। बालक के चिंतन में उत्कर्मणीयता का विकास होता है। बालक में संग्रहण, संरक्षण एवं वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। और इन विशेषताओं का संबंध पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से? तो ऊपर जो ये 3 विशेषता दे रखी है उसका संबंध संवेदीगामक से है, पूर्व संक्रियात्मक से है, ठोस संक्रियात्मक से है या औपचारिक से है? तो मित्रों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 होती है, औपचारिक 11 से 15 होती है, संवेदीगामक 0 से 2 और ये 7 से 11। लेकिन साथियों यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? तो उत्कर्मणीय आते ही जो संज्ञानात्मक विचार है उसको मूर्त रूप दे दिया जाता है। उत्कर्मणीयता का मतलब यही है। तो साथियों, संग्रहण, संरक्षण और वर्गीकरण ये चीजें बालक मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तीसरा विकल्प बेशक यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 मित्रों, 21वां क्वेश्चन। कक्षा 3 में अध्ययनरत एक 8 वर्षीय बालक निम्न में से विकासात्मक प्रक्रिया की किन अवस्थाओं से संबंध रखता है? परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, उत्तर परंपरागत नैतिक तर्कना, पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कना, पहल बनाम दोष की अवस्था। पहला है 1 व 2, दूसरा है 2 व 4, तीसरा है पहला व तीसरा और चौथा है दूसरा व चौथा। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा कौन सा आंसर सही रहेगा। यहाँ पर तो इन्होंने बी में और डी में दोनों ही एक जैसे ऑप्शन दे दिए साथियों। तो कक्षा 3 में बालक पढ़ रहा है, उम्र कितनी है? 8 वर्ष। तो साथियों 8 वर्ष में कौन सा रहेगा? राइट आंसर बताना है। प्रश्न संख्या यहाँ पर कौन सा प्रश्न है ये मित्रों? 21वां क्वेश्चन। तो मित्रों देखिए, कक्षा 3 में 8 वर्षीय बालक है, तो 8 वर्ष परिश्रम बनाम हीनता में आएगा। और यहाँ पर देखिए पहला तो सही हो गया, तो यहाँ पर दोनों को हटा देते हैं। अब दूसरा या तीसरा, उत्तर परंपरागत किशोर अवस्था में आएगा तो ये गलत, तो तीसरा पूर्व परंपरागत, मतलब यहाँ पर पहला व तीसरा, सी वाला विकल्प सही रहेगा इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। 6 माह की आयु, 10 से 13 माह की आयु, 20 से 24 सप्ताह की आयु और 20 से यहाँ पर 24 माह की आयु। तो साथियों बात करें, तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 22 में राइट आंसर 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोल रहा है, शब्द नहीं बोल रहा है, वाक्य बोल रहा है। 6 माह की आयु में नहीं बोलेगा। 20 से 24 सप्ताह मतलब 20 7 दूनी 14, 140 दिन मतलब लगभग 4 से 5 महीने में भी नहीं बोल सकता है। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। फिर 10 से 13 महीने की आयु में और 20 से 24 माह की आयु में। तो साथियों सामान्य वाक्य की बात की जा रही है, तो लगभग 18 महीने प्लस जब बालक हो जाता है तो वो ऐसे शब्दों को मिलाकर वाक्य बोलना आरंभ करता है। 10 से 13 महीने नहीं होगा इसमें चौथा विकल्प आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 22 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर। तो साथियों देखिएगा 6 माह की जो आयु है इसमें तो बालक 2 शब्द बोल नहीं पाता है। 20 से 24 माह की आयु नहीं बल्कि 10 से 13 माह की आयु में ही लगभग बालक 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास कर लेता है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी है। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक है। बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव है और बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये तो सत्य है, ये भी सत्य है,
ये भी सत्य है, लेकिन गुणात्मक संबंध ही होता है, योगात्मक नहीं होता है साथियों। इसलिए ये फिर क्या है, असत्य कथन रहेगा, क्योंकि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध गुणात्मक ही होता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सही है? परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अभ्यास व अनुभव पर निर्भर करती है। परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, अतः अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित रहता है। परिपक्वन सीखने पर निर्भर नहीं करता, जबकि सीखना परिपक्वन पर निर्भर करता है। और परिपक्वता के परिणाम स्वरूप मनुष्य ही संभाव्य क्षमताओं की सीमा का निर्धारण असंभव है। मित्रों, इस क्वेश्चन का सही आंसर देखें तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही रहेंगे। क्यों रहेंगे देखिएगा, क्योंकि परिपक्वता सीखने पर निर्भर नहीं करेगी। बिल्कुल, परिपक्वता सीखने से थोड़ी परिपक्वता आएगी, लेकिन परिपक्वता सीखने पर निर्भर करती है, ये भी कुछ हद तक सही है। और परिपक्वता के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं है, अतः अधिगम परिपक्वता से अप्रभावित। तो साथियों, अधिगम पूर्ण रूप से अपरिपक्वता से अप्रभावित नहीं रहता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को छोटे होकर नहीं सीख पाते और बड़े होकर सीख लेते हैं, तो ये कैसे हुआ? ये परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो यहाँ पर मैं तीसरे विकल्प पर जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इसमें मेरे अनुसार तीसरा विकल्प, प्रश्न नंबर 25, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है, उसी दौरान साइकिल का टायर तेज आवाज के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। उक्त घटना के संदर्भ में सही युग्म का चयन कीजिए। साइकिल अनुबंधित उद्दीपक, तेज आवाज अनअनुबंधित उद्दीपक, डरना अनअनुबंधित अनुक्रिया और उपयुक्त सभी। तो साथियों, यहाँ पर देखिए साइकिल का टायर, साइकिल के पास गया, साइकिल का टायर तेज आवाज से फट गया। अब अचानक से बालक डर गया इस आवाज से, तो भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबरा रहा है, तो अनुबंधित है। तो अनअनुबंधित को हम हटा देते हैं। इसका राइट रहेगा कंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक साइकिल वाला। प्रथम विकल्प सही है साथियों 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, 26वां क्वेश्चन है। ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। सही सुमेलित कीजिए। अधिगम सिद्धांत, संबंध मनोवैज्ञानिक, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम। थॉर्नडाइक, टोलमैन, बंडुरा, स्किनर, कोहलर। तो मित्रों, अगर हम बात करें, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत बंडुरा ने दिया था, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत टोलमैन ने दिया था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने, और क्रिया प्रसूत का स्किनर ने। तो ए में आपके दूसरा विकल्प सही है, ए में तीसरा विकल्प सही है। तो ए में तीसरा सही है, तो ए में तीसरा मतलब ये यहाँ पर मिल रहे हैं। बी में आपके दूसरा सही है, ये भी मिल रहे हैं। सी में आपके पांचवा सही है, ये वाला, मतलब यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों, सी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, निम्न में से असत्य कथन छाटिए। असत्य कथन यहाँ पर आपको छाटना है साथियों। असत्य कथन कौन सा है देखिएगा। असत्य कथन को, चिंतन संगठित, लक्ष्य निर्देशित और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक व गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती है। और तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है तथा समान नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। तो मित्रों, तीनों ही विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आ रहा है गत्यात्मक। तो साथियों, गत्यात्मक क्रियाएं चिंतन में कभी भी नहीं होती है। मानसिक क्रिया होती है, संज्ञानात्मक होती है, लेकिन गत्यात्मक नहीं होती है। तो इसलिए इस विकल्प को सही माना जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 28, कल्पना के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। कल्पना का संबंध समस्या समाधान व्यवहार से है। कल्पना में क्रमबद्धता व तार्किकता पाई जाती है। कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है और कल्पना में विचारों में संगतता पाई जाती है। तो मित्रों, कल्पना की बात करें, जब हम कल्पना कर रहे हैं कि मैं इतना अमीर आदमी बन गया, मैं करोड़पति अरबपति आदमी बन गया, मेरा इतना बंगले हैं, इतनी गाड़ियां हैं, और अचानक से हम वास्तविक में आ जाते हैं, तो फिर अरे यार ये तो कल्पना थी। तो ये साथियों, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा विकल्प सही रहेगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर यहाँ पर कौन सा प्रश्न है? 29वां, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की दिशा की ओर दिशा निर्देशित होती है और अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। तो साथियों देखिएगा, ये क्वेश्चन सोच करके जवाब दीजिए 29वें क्वेश्चन का। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा देखिएगा, अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है। बिल्कुल, अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की ओर दिशा निर्देशित भी होती है
उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है और अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है। तो साथियों अभिप्रेरणा बिल्कुल वास्तविक होती है, ये सही बात है। अब इस क्वेश्चन में भी बड़ा ही कंफ्यूजन है क्योंकि अभिप्रेरणा बाह्य अवस्था नहीं है साथियों, अभिप्रेरणा तो आंतरिक अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? आंतरिक होती है। हाँ, हालांकि बाह्य भी होती है लेकिन मूल रूप से बाह्य इसका कोई बाह्य अभिप्रेरणा को हम नकारात्मक में गिनते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का दूसरा और पहला दोनों ही विकल्प सही हो सकते हैं क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। यह भी उपयुक्त कथन नहीं है साथियों, ये भी उपयुक्त कथन नहीं है क्योंकि अब उपलब्धि बिल्कुल अभिप्रेरणा का मूल तत्व है साथियों। तो इस क्वेश्चन के लिए आप जरूर कमेंट करें। यहाँ पर फिर मैं जाऊंगा प्रथम विकल्प कर, क्यों? क्योंकि बाह्य अवस्था आप इसको नहीं कह सकते डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30वां और अंतिम क्वेश्चन। बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत है? बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में विवेकशील व अमूर्त चिंतन करने का सामर्थ्य आता है। समस्या समाधान हेतु तो व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सोच का सहारा लेता है। बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है। और बुद्धि के कारण ही व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन व अनुकूलन करने की योग्यता का विकास होता है। तीनों कथन सही है बुद्धि के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा कथन है कि बुद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा आवश्यक होता है साथियों। अगर हम दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण क्रिया करेंगे। तीसरा विकल्प सही है क्योंकि हम इस कथन से असहमत है। तो ये 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं साइकोलॉजी के। देखिएगा, कमेंट करके जाइएगा। मुझे लगता है कि 2-4 प्रश्न भी हो सकते हैं जो आपको ऐसा लगते हो कि सर ने इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, आपके अनुसार हमें गलत लग रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं किया था पेपर का, फिर सिर्फ यहाँ पर मैंने PDF निकाली और बिल्कुल उसका आंसर दे दिया साथियों। कोशिश की है सही बताने की, फिर भी कोई गलती हो तो बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा, संशोधन किया जाएगा। एक आध दिन बाद जितने भी ऑफिशियल आंसर इसके हम देख करके अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा वीडियो को पूरा देखने के लिए।